हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। यहाँ पर हम लोग पूरा डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। यहाँ कोई अलग से गुणा भाग की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ इस टॉपिक में केवल और केवल थ्योरी ही पढ़ेंगे, एकदम सिंपल्स परिभाषाएं और डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका, है ना। इन्हीं के आधार पर हम लोग चलते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला आपका परिभाषा बनता है कोशिका क्या है ना। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पर शरीर की ना नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि शरीर की ना लिखें। तो कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज, सीधी बात ये कहेंगे, कोशिका जीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए, इसके आधार पर हम लोग चलते हैं कि मनुष्य कितने प्रकार के। मनुष्य एक्चुअली में दो तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं एक कोशिकीय। अब मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक जो जीव होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हो सकते हैं, उसको देखिए। तो प्रत्येक जीव है वहाँ दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकी, और एक तो हम बांट सकते हैं बहुकोशिकी में। तो इसका परिभाषा क्या है? सिंपल देखिए कि इसमें जीव का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। मतलब ये जो एक कोशिका है, मतलब यही जो कोशिका है वही उस जीव का पूरा क्या है? शरीर है। मतलब और कोई कोशिका नहीं होती है ना। तो इसमें जीव का शरीर एक ही कोशिका का होता है या एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिकी कहलाता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे हम चलते हैं बहुकोशिकी में। तो इसमें जीव का शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है, उसे बहुकोशिकी कहते हैं। मतलब कहा जाए कि ये मनुष्य है तो मनुष्य का शरीर है, उसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती है। मतलब सभी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक है वो अंग का निर्माण करते हैं। अंग है वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतक तंत्र, इस तरह से मनुष्य का निर्माण होता है। तो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि वे जीव जिनके शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। मनुष्य, है ना, गाय भैंस जो भी है वो सब आदि आते हैं बहुकोशिकीय के अंतर्गत। आगे जब हम चलते हैं ऊतक के बारे में, है ना। तो ऊतक के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, उनमें से हम लोग चलते हैं पहला ऊतक में पेशी ऊतक होता है ना। तो इसको हम लोग पेशी से संबंधित करेंगे। पेशी क्या है करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेखित पेशी। रेखित पेशी ऊतक भी कह सकते हैं इसको, लेकिन रेखित पेशी के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी पेशी जो कि इच्छा के अनुरूप कार्य करती है रेखित पेशी कहलाती है। मतलब एक्सट्रीम क्या होता है कि ये अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं। मतलब जैसे कि हाथ को हिलाना है, अगर इधर से उधर ले जाना है तो हम लोग अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। मतलब कि जो पेशी अपने इच्छा के अनुरूप कार्य करती है उसको हम लोग रेखित पेशी कहते हैं। जैसे कि हाथ की पेशी है, हाथ में जो पाई जाने वाली जो पेशियाँ होती है ना वो रेखित पेशी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ ऐसे पेशियाँ, जैसे कि आँखों में पलक का झपकना हम लोग अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो उसमें रेखित पेशी नहीं होती है। चलिए, ये रेखित पेशी क्लियर होगी। दूसरा हम लोग चलते हैं अरेखित पेशी। तो ऐसी पेशी जो कि इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है, उसमें करती ही बोलते थे, अरेखित पेशी कहलाती है। ठीक है, आगे आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? श्वास नली के दीवार की पेशी। ठीक है, श्वास नली के दीवार की पेशियाँ, जो श्वास नली में जो दीवार है उसमें जो पेशियाँ लगी होती है, पेशियाँ होती है वो अरेखित होती है। मतलब हम नहीं कहते कि हमारी इच्छा के अनुरूप अनुरूप श्वास लो करके। कोई कहता है क्या, बता देना फिर मेरे को, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती वो अरेखित पेशी कहलाती हैं। आगे आता है हृदय पेशी। तो ऐसी पेशी जो कि इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं।
ठीक है, इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, है ना। तो एक्चुअली में फर्क क्या हुआ फिर, अरेखित पेशी में भी हम लोग बोल रहे हैं कि इच्छा को कार्य नहीं कर रही, इसमें भी बोल रहे हैं हृदय पेशी में, हृदय पेशी में भी बोल रहे हैं कि इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है। लेकिन क्या फ़र्क है, देखिए, इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती तथा इसके कार्यों में रोक नहीं लगाया जा सकता, हृदय पेशी कहलाती है। हृदय की दीवार की पेशी मतलब ये है कि हृदय को जो धड़कने की जो क्रिया होती है वो अपने इच्छा के अनुरूप होती है और होती रहती है, और उसमें हम लोग किसी भी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं, धड़कना हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अरेखित पेशी के अंतर्गत जो श्वास का चलना है, पलकों का झपकना है, उसको थोड़ा बहुत मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो कोशिका तो पढ़ चुके हैं, अब कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में चलते हैं, है ना। तो कोशिकांग में जाने से पहले मैं आपको जो कोशिका है ना, उसका जो पिक है वो लास्ट टाइम दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग चलते हैं कोशिका भित्ति में। किस में चलते हैं, कोशिका भित्ति। इसको बताता हूँ कि मान लीजिए एक कोशिका है, तो कोशिका के चारों से ऐसे भित्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, भित्तियाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ओके, अभी जो मैंने बताया था कोशिका भित्ति कहते किसे कहते हैं, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, मतलब कहा जाए जिस तरह से बनाए थे हम लोग ना, तो कोशिका को क्या कर रहा था, एक निश्चित आकार प्रदान कर रहा था, है ना। तो यह कोशिका को एक निश्चित आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा मतलब बाहर से कोई भी अन्य एंटीबॉडीज या जो भी चीज़ आ रही है उसको रोकने का कार्य करती है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। आपको बता दूं कि ये केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका मतलब हमारी जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं कोशिका झिल्ली में। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है, देखिए कि कोशिका भित्ति के संसर्ग में, अब बता दूं कि ये कोशिका है, कोशिका सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के जस्ट भाग ऐसे झिल्ली पाई जाती है ऐसे। ठीक है, ये रेड कलर में बना रहा हूँ उसको, देखिए ये ऐसे झिल्ली पाई जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के संसर्ग में अर्धपारगम में झिल्ली पाई जाती है। अर्धपारगम में ना, पारगम मतलब जो आर पार हो जाता है उसको पारगम में बोलते हैं, अर्ध मतलब आधी मात्रा में। तो कोशिका भित्ति के संसर्ग में अर्धपारगम में झिल्ली पाई जाती है, जिससे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका में आने वाले विभिन्न पदार्थों का चयन करता है। मतलब मान लीजिए इसको हम लोग कोशिका भी झिल्ली मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसे इसको, तो ये कोशिका का अंदर हो गया और कोशिका का बाहर हो गया। तो कोशिका के बाहर से कोई भी पदार्थ है जो आ रही है ये कोशिका झिल्ली से होकर जाती है। ठीक है, मतलब उसमें चयन करता है कोशिका झिल्ली कि ये जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर जाने लायक है कि नहीं। तो ये कोशिका में आने वाले विभिन्न पदार्थों का चयन करता है, इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। तथा यहाँ जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित करने का भी कार्य करती है। जैसे कोई ऐसा पदार्थ है जो कि झिल्ली के अंदर नहीं जा पाता, जटिल होता है, उसको सरल मात्रा में बनाकर वो कोशिका के अंदर ले जाती है, वो कोशिका झिल्ली है। आगे हम लोग चलते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है, तो आपको बता दूं कि जैसे कि जो कोशिका का चित्र बनाए, तो कोशिका के अंदर में जो ऐसे द्रव्य पदार्थ पाया जाएगा, है ना, मतलब बहुत सारे जितने भी कोशिकांग इसके अंतर्गत उपस्थित होंगे वो सब द्रव्य कहलाएगा। कई कई जने के माइंड में ये रहता है कि अंदर में जो ऐसे जो पानी दिख रहा है ना, अंदर में जो पानी दिखाई देता है वही कोशिका द्रव्य, नहीं, जितने भी पदार्थ हैं वो सब मिलाकर कहलाएंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब मिलाकर कोशिका द्रव्य कहलाएंगे, बस किसको छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि केंद्रक को अगर हम लोग गिनते हैं तो कोशिका द्रव्य नहीं कहलाएगा, वो जीव द्रव्य कहलाया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य कोशिका का आधारभूत द्रव्य है। द्रव्य मतलब द्रव नहीं होता, याद रखना। द्रव्य मतलब जो हम लोग द्रव पढ़ते हैं, द्रव,
वाला द्रव, क्या बोलते हैं, पानी वाला द्रव, वो वाला द्रव नहीं होता है। द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, याद रखना है ना। तो कोशिका द्रव्य कोशिका का आधारभूत द्रव्य है। इसी के अंतर्गत विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंडा, प्रजनन जालिका आदि आते हैं। केंद्रक को छोड़कर कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक साथ कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ है, इस तरह पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ व अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं या संचित रहता है। कोशिका द्रव्य में आमतौर पर पानी की मात्रा अधिकता होती है। ये तो बात सब जानते हैं, बच्चा ही बता देगा कि वहाँ पर दिख रहा है जो है पानी पानी टाइप से दिख रहा है, मतलब पानी की मात्रा अधिक रहेगी और क्या है। आगे हम लोग चलते हैं केंद्रक में। किस में चलते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। चलिए, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन। तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में गुणसूत्र का उदय होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और गुणसूत्र में जीन पाई जाती है, ये भी जानते हैं। देखिए, ये केंद्रक है, केंद्रक का जो विभाजन है उस समय क्या, कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक है उसमें किसका, गुणसूत्र का उदय होता है। गुणसूत्र का क्या होता है, उदय होता है। और गुणसूत्र में जीन, उस गुणसूत्र में क्या होता है, जीन होता है। आनुवांशिकता की इकाई क्या बोलते हैं, जीन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये तो हो गया। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में, किसमें, केंद्रक में गुणसूत्र का उदय होता है और गुणसूत्र में जीर्ण पाई जाती है जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है ना। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। ये भी क्लियर होगी। ये केंद्रक, मैंने बोला कि पूरा डेफिनेशन ही चलेगा इसमें, है ना। आगे चलते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोशिकांग पढ़ रहे हैं। अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका में झिल्ली युक्त थैलीनुमा नलिकाकार संरचना पाई जाती है। कोशिका में कौन सी युक्त, झिल्ली युक्त थैलीनुमा नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, है ना। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक चिकने और एक चिकने अंतःप्रदव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन के फैक्ट्री, ठीक है, यही प्रोटीन बनती है। तो खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका में राइबोसोम पाया जाता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अतः राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये तो हम लोग जानते ही है ना। आगे हम लोग चलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम, है ना। तो कोशिका में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, सब थैलीनुमा संरचना है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। अनुकूल अवस्था में कोशिका में बनने वाले हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती है। यह लिख देना यहाँ पर, यहाँ मतलब लाइसोसोम है वह कोशिका के अनुकूल अवस्था में, जब जब वातावरण उनके प्रति अनुकूलित होती है, मतलब लाइसोसोम के प्रति अनुकूलित होती है, तब कोशिका में बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उसका भक्षण करती है। और प्रतिकूल अवस्था में कभी कभी लाइसोसोम फट जाती है और खुद संपूर्ण कोशिका का ही पाचन कर लेती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसको लाइसोसोम को, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, है ना। ये भी सिंपल सी है कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी का थैलेनुमा रचना होती है, सब थैलेनुमा से रचना होती है। कोशिका में बनने वाले प्रोटीन एक्चुअली में राइबोसोम में बनता है, याद रखिएगा, लेकिन कोशिका के अंदर ही हो रही ना, इसलिए कोशिका में बोलेंगे। तो कोशिका में बनने वाले प्रोटीन एवं अन्य पदार्थ गोल्जी काय में पहुंचते हैं। इनका कार्य पदार्थों के आवागमन के पहले पैकेजिंग करना है। मतलब जो गोल्जी काय है वो पैकेजिंग कर लेता है किसको, भोज्य पदार्थों को अर्थात ऊर्जा को, और उसके एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इन पैकेजिंग किए हुए प्रोटीन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी गोल्जी काय द्वारा होता है। ये गोल्जी काय के बारे में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका क्या है, इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। या तो चलो क्लियर कर देते हैं, छोटी सी लाइन तो है कि प्रत्येक कोशिका में तरल पदार्थ लिए हुए थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। इसका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, इसमें कुछ भोज्य पदार्थ संचित रहता है। मतलब
जैसे कि कोई कोशिका बनता है ऐसे, तो कोशिका में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, लेकिन बीच में ऐसे कुछ ऐसे खाली जगह होता है, देखना, वही रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस सब का चित्र में मैं दिखाऊंगा किस जगह माइटोकॉन्ड्रिया किसको कैसे बोलते हैं करके, है ना। तो कोशिका में गोल छानाकार संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा सकती है लिखना है, ठीक है, पाई जाती नहीं, पाई जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण श्वसन की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, याद रखना। आनुवंशिक पदार्थ के बने होने के कारण, मतलब आनुवंशिक पदार्थ मतलब क्या होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को ले जाता है, उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ के बने होने के कारण यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करता है, लेकिन मुख्य कार्य इसका नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल श्वसन की मुख्य भूमिका निभाती है, लेकिन ये जो आनुवंशिक पदार्थ वाले के बात कर रहे हैं, ये ना जीन गुणसूत्र है, ये सब उनका कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया केवल उसमें सहायता करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, वहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोशिकांग क्लियर हो गया, है ना। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तो होता है यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। तो देखिए, इस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि का अभाव होता है। इसमें इससे संबंधित कार्य कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें राइबोसोम की छोटी पाली जाती है। देखिए, राइबोसोम की 2 पाली होती है, 70S होता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको। चलिए अभी बस छोड़िए इसको। तो इसमें राइबोसोम की छोटी पाली पाई जाती है। आगे हम लोग चलते हैं लवक। लवक क्या है? हाँ, यह कोशिकांग पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि हरित लवक केवल पादप कोशिकाएं पाई जाती है। ऐसे लवक बहुत सारे होते हैं, बट हरित लवक के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी जाती है। तो यहाँ कोशिकांग पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में इसका क्या होता है? अभाव होता है। वर्णक की उपस्थिति के आधार पर लवक 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो पहला लवक है रंगहीन लवक। कौन सा लवक? रंगहीन लवक, ठीक है ना। तो रंगहीन लवक में क्या है कि इसमें वर्णक नहीं पाया जाता है, सीधी सी बात है। आलू, मूली, जो आलू का रंग है, मूली का रंग एकदम वाइट वाइट दिखता रहता है, उसमें कोई अलग से रंग नहीं पाया जाता है, वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? रंगहीन लवक कहलाता है। रंगीन लवक, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। ये कई रंगों के होते हैं, फूल एवं काल फल के रंग, क्योंकि फूल अधिकतर लाल, पीला, गुलाबी ऐसा होता है ना, क्योंकि इसमें वर्णक पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कोशिका सिद्धांत। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत क्या है ना। तो सर्वप्रथम स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्लीडेन, स्वान और रुडोल्फ विरचाफ के प्रयोग के अनुसार एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए, स्वीडेन, स्वान और रुडोल्फ विरचाफ के प्रयोग के अनुसार एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत, या सरल भाषा में लिखेंगे तो स्लीडेन, स्वान और रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जो सरल लगे उसको लिखना आप लोग, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव कोशिका का समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से बना है। सभी जीव कोशिका का समूह और अंतःकोशिकीय पदार्थों से क्या है? बना है। कोशिका हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है। ये क्लियर हो गया कोशिका सिद्धांत। इस तरह से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गई। और आपको अगर प्रश्न उत्तर में जाना है तो प्रश्न उत्तर को ही बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए, इसमें आप स्क्रीनशॉट करते जाइए और प्रश्न उत्तर को देखते जाइए, है ना। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया स्लीडेन, स्वान। एकल झिल्ली निम्नलिखित में से पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। आगे आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एक मादा कोशिकांग का नाम बताइए, तो राइबोसोम है।
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर लिखिए। तो ये सब प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, है ना। और स्क्रीनशॉट के आधार पर ही, क्योंकि इसको समझा नहीं जा सकता ना, समझा सकते हैं लेकिन इसके लिए कोई टाइम नहीं रहता है। ये लिखिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाएं बाहरी आवरण में पाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। मतलब सीधी बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। इसको भी देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करिए और इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए आगे आता है, कोशिका सिद्धांत जीवों की संरचना के बारे में हमारी समझ को स्पष्ट करता है, कैसे। इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए और टिक कर लीजिए, और इसको आप पॉज कर करके देख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पौधों में उन भागों के नाम लिखे जिसमें रंगहीन लवक, रंगहीन लवक एवं हरित लवक एवं रंगहीन लवक पाए जाते हैं। हरित लवक मतलब हरा रंग का। पौधे का वह भाग जिसमें रंगीन लवक पाया जाता है, तो देखिए पुष्प, कली, फल, ये सब प्रश्न उत्तर है ना। पौधे के वे भाग जिसमें हरित लवक पाया जाता है, पत्ती, तरुण, तने, रंगहीन लवक, जड़। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। इसको भी देख लीजिएगा, क्लिक करिए। ठीक, उसके बाद कोशिका प्रायः छोटी क्यों होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप क्लिक कर लीजिए। क्या कोशिकाएं चपटी होती है? नहीं, कोशिकाएं चपटी नहीं होती है, उसको फुला देते हैं हम लोग हवा डाल के। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। भोजन पकने की प्रक्रिया के दौरान हम प्रायः सब्जियों में नमक डालते हैं, तो डालना पड़ेगा, ऐसे में अलग अलग जाएगा स्वाद, है ना। तो नमक डालने के बाद सब्जियों से पानी बाहर निकलता है, ऐसा क्यों? तो इसको भी देखिए क्यों होता है। ठीक है, क्या होगा जब कोशिका में केंद्र रखना हो, तो इसको देख लीजिए। जब कोशिका में केंद्र रखना हो तब क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि की में नहीं मिलते हैं अधिकतर, है ना। इसको नेट से कहीं बाहर से सर्च की जाती है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जो फाइनली चित्र है, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका है, कोई इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सबसे आगे को, उसके जस्ट नीचे भाग को बोलेंगे कोशिका झिल्ली। उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक, लेकिन एक्चुअली में केंद्रक को थोड़ा सा नीचे बनाया जाता है ऐसे। केंद्रक क्या बोलेंगे, केंद्रक। इसको हम लोग बोलेंगे लवक। ये जो बीच में है ऐसा बड़ा सा, ये है रिक्तिका। कोशिका पूरे सबको बोलेंगे। माइट्रोकांडिया छोटा सा है, उसको बोलेंगे। अंतःप्रदाव्य जालिका भी उसके जस्ट पीछे दिख रहा है, यहाँ पर केंद्रक से रिक्तिका से संबंधित वो है। गॉल्जी बॉडी, ये लंबा संरचना है, उसको बोलते हैं गॉल्जी बॉडी। ठीक है, ये सब संरचना है पादप कोशिका का। आगे आता है जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका को भी देख लीजिए। कोशिका झिल्ली, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो ऊपर सबसे पहले कोशिका झिल्ली होती है। अंतःप्रदाव्य जालिका, ये वाला जो भाग है अंतःप्रदाव्य जालिका कहलाती है। केंद्रक, ये जो भाग है वो केंद्रक कहलाती है। गोल्सिकाएँ, कोशिका द्रव्य सबको बोलेंगे हम लोग। माइट्रोकांड्रिया, लाइसोसोम। ठीक, आगे हम चलते हैं। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए। रेव की पत्ती को पानी में डालकर और शक्कर के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जूम, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोशिका से गॉल्जिका निकाल दिया जाए तो क्या होगा, को भी देख सकते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में दो समानताएं तथा दो असमानताएं लिखें। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में समानताएं लिखें और असमानताएं। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म। और सरकारी स्कूल में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत सारे स्कूल में। ठीक है।